हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये एमवीपीपी का क्वेश्चन पेपर है 2024 का, और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हालांकि हम एक बार पहले ही बना चुके हैं, बट कुछ बच्चों को कुछ पॉइंट पे क्लियरिटी ज़्यादा चाहिए थी, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम दोबारा से क्वेश्चंस का ज़्यादा डिटेल्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आपको दिख रहे हैं। ठीक है जी, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखा देते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन से मांगा था बच्चों ने, तो इसलिए कॉपी पेन से हम आपको करके दिखा रहे हैं। अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट अगर आपका साथ रहा तो जल्दी स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, जिसपे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉड मास लगाएंगे। तो इसको आप पहले सॉल्व कर लो। तो यहाँ से इसको हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे 672 को, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 96, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी होगी कितनी, 192। 16 इंटू 12 192 होता है। ठीक है जी, अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बचा x प्लस 95। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को अगर हम एडजस्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे फिर से हमें 96 मिल जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 95। तो अब किसी को कोई डाउट है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 96 है, तो इधर से 95 आ जाएगा। ओके, तो क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 1। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस, सिंप्लीफिकेशन का एक और सवाल, और बहुत अच्छा सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को कहीं से कहीं तक। इंग्लिश हिंदी की कोई दिक्कत हो तो आप हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। ये है आपके सामने सवाल। तो देखिए करना क्या है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0.01, और इसका करोगे अगर आप तो मिलेगा 0.0001। क्लियर है, और नीचे तो आपको पता ही है, नीचे क्या है, नीचे आपका 0.0001, और यहाँ पे प्लस का 1 है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सिंपलेस्ट वे क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 स्थान है और यहाँ पे 4 है, तो इसको भी 4 में बदल लो आप माइनस करने के लिए, ताकि आसान हो जाए। तो 0.1 के बाद 0.0 लगा लो, और यहाँ पे ये माइनस कर दो, 0.0001। ठीक है जी, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे तो आपका 0.001 चल ही रहा था, प्लस का है 1। ठीक है जी, अब इसमें से इसको आप माइनस कर दो, तो क्या बचेगा आपके पास, 000 है, ये देखो 000। इसमें से आप माइनस करोगे तो ये 0 में से 1 गया, यानी कि 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। आगे है फिर हमारे पास 0, बट 0 के पास हो गए 9, और यहाँ पे है 0, तो इसमें से 9 घटाओगे, 9 में से फिर 0 घटाओगे तो फिर 9 बचेगा। ओके, और आगे कुछ नहीं बचा, तो हम कह सकते हैं कि ये आ गया आपका 0.0099। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे तो वही चल रहा है आपका, क्या, 0.0001। ठीक है जी, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 4 स्थान और नीचे भी 4 स्थान, और प्लस का 1 लगा ही है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल सही है ना। अब देखो पॉइंट हटाने में भी कोई दिक्कत नहीं, चूंकि 4 स्थान के बाद यहाँ है, 4 स्थान के बाद यहाँ पे है, तो सीधे पॉइंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम कह सकते हैं 99/1 आ गया, प्लस का है 1। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है कि नीचे इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है 1 की, तो आप कह सकते हो कि 99 + 1 यानी कि 100 आपको यहाँ से मिल गया है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन 4 आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देयर आर 1400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। 1400 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 25% क्या करते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं। अगर 1400 में से 25% चश्मा पहनते हैं, तो मतलब कितने बच्चे चश्मा पहनते हैं, 350 बच्चे। और 2/7 ऑफ दोज वियरिंग स्पेक्टिकल्स, जो भी चश्मा पहनते हैं 350 बच्चे, उसका 2/7 जो है बॉयज हैं। तो कितनी गर्ल्स होंगी, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 2/7 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स रहेंगी आपकी 5/7। तो 350 का 5/7 कर दो आप। ओके, तो ये वो गर्ल्स हो जाएंगी जो कि चश्मा पहनती हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो अब ये करके दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखो हमने मान लिया कि एक्स स्टूडेंट चश्मा पहनते हैं, तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर है 1400 का 25%। कितना परसेंट, 25%, कितने का, 1400 का। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 350, 300
50। आप इसको कट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कैसे 14 इंटू 25 यानी कि 350। क्लियर। अब इसमें से 2/7 है बॉयज, तो अगर इसके हम 7 हिस्से कर लें, 350 के कितने हिस्से कर लें, 7 हिस्से कर लें, तो 2 हिस्से क्या है बॉयज, मतलब अगर इसके 7 हिस्से करोगे 350 के, तो देखो कितना आएगा एक हिस्से में, 350/7, मतलब एक हिस्से में आया 50। ठीक है, 7 से आप डिवाइड करोगे तो एक हिस्से में कितना आया, 50 आया। ठीक है जी, 2 हिस्से हैं बॉयज, तो हम कह सकते हैं कि बॉयज कितने हो गए हमारे पास, बॉयज हो गए 100। कितने हो गए, 100 हो गए बॉयज। तो गर्ल्स कितनी बची, 350 टोटल, चश्मा पहनने वाले बच्चे थे, तो गर्ल्स बची हमारी 250। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। तो आंसर क्या है आपका, 250। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 250 दिया है आपको ऑप्शन 4 में, तो फिर से ऑप्शन 4 आपका आंसर बनेगा करेक्ट। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है, यदि x का 40% बराबर y, तो 40% का, सॉरी 40 का y% समान है किसके। देखिए ये हमसे कह रहा है x का 40% y है, तो हम कह सकते हैं कि x का 40% मतलब 40/100 गुणा x, ऐसे कह सकते हो आप इसको, कितना है y है। क्लियर। आगे ये कहता है, तो 40% का 40 का y%, 40 का y%, तो आप कैसे कहोगे 40 का y%, 40 का y% मतलब y/100, कितने का, 40 का, क्या होगा। तो यहाँ से उठा के y की वैल्यू यहाँ पे अगर आप रख दोगे इसमें, तो क्या मिलने वाला है आपको, y की वैल्यू ये उठा के रख दो, 40x/100, और नीचे 100 आपका है ही है ऑलरेडी, और यहाँ पे 40 भी है आपका ऑलरेडी। ठीक है जी, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 40 एक्स तो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है जी, ये 40 भी ऊपर रहेगा, और नीचे आएगा 100 इंटू 100। अगर कोई दिक्कत इसको समझने में है तो बताना। ठीक है जी, अब इसको आप कट कर दो, 0 से 0 काट दोगे। ठीक है जी, तो कुछ इस ढंग से मिलेगा आपको, ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, तो यहाँ पर बचा 16x/100। ठीक है जी, तो देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। अभी आपको ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ होगा ज़्यादातर बच्चों को, इसको आप ऐसे लिखो, 16/100 यानी कि 16% किसका, x का। तो इसी ढंग से हमें लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे 16%, 16% x का, इसका x का, x का, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 24 मीटर है। आयत की लंबाई कितनी, 24 मीटर, जो उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी है आयत की, 12 मीटर। तो वर्ग का इसका क्षेत्रफल निकालना, तो पहले तो आपने परिमाप निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखो ये कोई आयत है, इसकी लंबाई क्या है b, ठीक है, और चौड़ाई क्या है a, तो इसका परिमाप क्या निकलेगा, परिमाप को हमने कहा p, तो p इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, ऐसे कर लिख सकते हैं हम इसका परिमाप। ठीक है जी, इसको इससे अलग ही रखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लंबाई कितनी दी है इसकी, 24। ठीक है, और चौड़ाई दी हो गई फिर 12, क्योंकि आधी है वो इसकी। ठीक है जी, तो ये हो गया 24 + 12, तो यहाँ से हमें मिला 2 इंटू 24 12 मतलब 36, यानी कि 72। ठीक है, मिला 72, हमें परिमाप मिल गया। अब यही परिमाप तो वर्ग का परिमाप है। ठीक है, और वर्ग का अगर ये परिमाप है तो आप इतना समझो कि वर्ग हमारा ये कोई है, ये वर्ग है, इसका परिमाप बराबर क्या होता है, अगर इसकी साइड x है तो इसका परिमाप कितना होता है, 4x। कितना, 4x, अगर साइड x है तो। ठीक है जी, लेकिन पेरीमीटर तो हमें इसकी भी वही है ना, 72 मिली, क्योंकि बराबर है मतलब आयत के, तो 4x बराबर 72, तो आप कह सकते हो कि 4x बराबर अगर 72, तो x बराबर 72/4। कितना, x बराबर 72/4 यानी कि 18। x की वैल्यू अगर 18 हो गई तो इसका वर्ग कितना होगा, किसी भी वर्ग का वर्ग क्या होता है, तो उसकी साइड का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x का मान 18 है तो 18 कर दो स्क्वायर, ये हो जाएगी 324। ठीक है जी, अगर ये मीटर में था तो ये स्क्वायर मीटर। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे भी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, यदि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का भी 10 गुना है, यदि भागफल 10 हो तो भाज्य क्या है? अच्छा सवाल है, बहुत बेसिक लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिविजर, कोशेंट और डिविडेंड, रिमाइंडर वगैरह ये होते क्या हैं और कहाँ कहाँ हम इनको रखते हैं जब हम डिवाइड करते हैं या भाग करते हैं। देखो, हमने डी कहा है डिविजर को, हमने क्यू कहा है किसको? कोशेंट को, ठीक है। और इसके बाद बचता है आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड को हम क्या कहें? डिविडेंड को हम कह लेते हैं डी, सॉरी इसे D2 कह लो, D2 कह लो, क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी डी हो चुका है। ये क्या है? डिविडेंड, डिविडेंड। ओके, इतने से आप समझ लो। उसके बाद बचता है आपका रिमाइंडर, इसको आप कह लो आर, ठीक है। जिनके बीच में रिलेशनशिप जो होता है वो कुछ इस ढंग से हम लिखते हैं, ये हम कुछ इस ढंग से लिखते हैं। ये आपका हो गया डिविजर, ये हो गया आपका D2 जिसको आप डिविडेंड कह रहे हैं, जिसको आप बांटना चाहते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका यहाँ पे लिख लो आप रिजल्ट को, ये इसको हम कोशेंट भी कहते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे सब कुछ होने के बाद बचेगा कुछ तो रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक जो रिलेशनशिप होती है इसको आप दूसरी फॉर्म में कैसे लिखोगे? डी के साथ क्यू का मल्टीप्लीकेशन कर लो, डी क्यू, और उसके बाद जो भी उसमें हम रिमाइंडर अगर जोड़ देंगे, जो भी रिमाइंडर रहेगा तो उसके बराबर, उसके बाद हमें D2 मिल जाएगा। क्लियर? तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन से ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो, ठीक है जी, क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, क्यू की वैल्यू तो हमें दी है, कितनी दी है? 10, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी दी है? 10 दी है। और हमसे कहा कि जो डिविजर है, यानी कि डी है ये वाला, ये इसका 10 गुना है क्यू का। तो अगर क्यू 10 है तो डिविडेंड डिविजर कितना हो गया? 100। डी की वैल्यू कितनी होगी? 100। क्यू की वैल्यू कितनी है? 10। और उसने ये भी कहा कि जो डी है, जो 100 है खुद, वो रिमाइंडर का भी 10 गुना है, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया? 10। तो अब हमें D2 बताना है कितना होगा, तो आप निकाल दो। ये कितना हो जाएगा? 1000, 1000, और ये 10 है आपका, तो ये होगी D2 की वैल्यू आपकी। D2 यहाँ से कितना निकला? 1010, 1010, 1010 हो गया D2 की वैल्यू 1010। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a की पावर b बराबर 125, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b होल a प्लस b माइनस 4 इज। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करिए। आपको पता है कि ये 5 का क्यूब होता है 125, तो 5 को आप मान लीजिए a और b हो जाएगा 3। क्लियर? और उसके बाद हम आगे करते हैं। देखिए, बहुत आसान सा सवाल है ये, तो कुछ ढंग से लिखिए आप इसको। बोलो, ए की जगह हम 5 लिख देंगे, 5, और बी की जगह लिख देंगे 3, बराबर 125। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि ए के बराबर 5 रखेंगे और बी के बराबर 3 रखेंगे तो आपको 125 मिलने वाला है। क्लियर? लेकिन हमें पता क्या लगाना है? हमें पता लगाना है ए माइनस बी की पावर ए प्लस बी माइनस 4, इसकी क्या वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। ए का मान कितना है? 5 माइनस 3, और ऊपर क्या है? पावर में ए मतलब 5 प्लस बी मतलब 3 माइनस 4, 5 3 8 माइनस 4 मतलब 4। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 मतलब 2, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो आपका आंसर क्या होगा? 16। क्लियर? और इस ढंग से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है 4 अंकों की एक संख्या 4x56 में x अज्ञात है, यह संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बस आपने करना क्या है, एक एक ऑप्शन को चेक कर लो आप। x की जगह जैसे ही आप 3 रखोगे तो 4356 बन जाएगा, और ये 4356 33 से डिविजिबल है। अगर आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 33 से, तो पहले आप इसको तोड़ लो 33 को 11 गुणा 3 में, 11 और 3 इसके फैक्टर हैं, और दोनों से आप देखोगे 4356 कटेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। करके दिखा देते हैं आपको। ये है, अगर हम 3 को अपना आंसर माने तो ये हो जाएगा x की जगह 3 और 4356 मिल गया हमें। अब इस 4356 को आप डिवाइड करोगे किससे? 33 से, यानी कि 33 को आप कर सकते हो 3 इंटू 11। तो आप इसको कट करना चाहते हो तो ऐसे करके कट कर लो। अगर आपको 33 का टेबल याद है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो, 33 का टेबल अगर आप याद है तो आप सीधे कर सकते हो। देखो कैसे, ये 33 है नीचे, ठीक है, और ऊपर कितना है? 4356।
कट करो, 33 वन जा 33, और जब 33 इसको कट करोगे तो 1 जा, अब बचेगा क्या 10, और 10 बचेगा, उतारने के लिए क्या होगा 5, तो 105 हो जाएगा। 33 जा 99, बचेगा क्या 6 बचेगा यहाँ से, और 6 बचेगा और 6 उतार लेंगे तो 6 और 6 मतलब 66, तो 33 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार चला जाएगा। ओके, तो 132 क्या मिलेगा हमें 132। क्लियर? ओके, तो इस ढंग से पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, एक व्यक्ति का वेतन 50% घट जाता है, अगले वर्ष 60% बढ़ जाता है, तो उसके वेतन में परिणामी परिवर्तन क्या होगा? तो आपको एक शॉर्टकट दे देते हैं, उससे आप आसानी से कर सकते हो। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे जो घटा है उसको आप माइनस में रख दो, और जो बढ़ा है उसको आप प्लस में रख दो। तो पहले घटा है यानी कि x की जगह आप माइनस का 50 रख दो, और बाद में बढ़ा है कितना 60%, तो y की जगह 60 रख दो आप। ठीक है जी, प्लस x इंटू वाई, एक्स तो आपका माइनस में है 50, ठीक है जी, और y कितना है प्लस में है कितना 60। ओके, अपॉन है 100। ओके, तो ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब बचा यहाँ पे 5 और 6 लेकिन माइनस का, तो यहाँ से ओवरऑल आपको मिलेगा 50, यहाँ से मिलेगा 60, और यहाँ से क्या मिलेगा 30। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका आंसर मिलेगा माइनस का 20, यानी कि 20% ओवरऑल वो घट जाएगी उसकी सैलरी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसका हिंदी वर्जन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से देखिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है तो समय पर पहुंचती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा की कुल लंबाई कितनी है, ये पता करना है आपको। तो हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल क्या है? स्पीड कह लो आप उसको, और समय को कह लो आप टी। ठीक है जी, क्लियर है? या आप कह सकते हो कि डी अपॉन एस इज इक्वल टू टी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो हम कह सकते हैं कुछ इस ढंग से कि डी का मान तो हमें पता नहीं, निकालना है, लेकिन 40 किलोमीटर की है उसकी स्पीड, तो वो टी समय में पहुंच जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार में जब वो इसी डिस्टेंस को तय करने चला तो स्पीड थी 35 किलोमीटर की, और इस बार जो टाइम लगा वो भी थोड़ा सा ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए उसको। 15 मिनट का मतलब हो गया कि 1/4 टाइम ज़्यादा लग गया, तो टी प्लस 1/4 आर, घंटा ज़्यादा लगा, तो 1/4 घंटा हो गया। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा। क्लियर? दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई फिर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, छोड़ो, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से पहली इक्वेशन से टी की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दें, दूसरी इक्वेशन में डी अपॉन 40 रख देते हैं टी के बदले। ठीक है, ये समझ में आया? क्योंकि हमें डी चाहिए, तो डी को अभी हम लेके चलेंगे और टी को हम रिप्लेस करना चाहेंगे। आगे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो इसको हम इधर ले लेते हैं, डी अपॉन 35 ऐसे लिखा रहने देंगे, माइनस डी अपॉन 40 कर देंगे, इज इक्वल टू 1/4 रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हमने सिर्फ इसको शिफ्ट किया डी अपॉन 40 को, और कुछ भी नहीं किया अभी तक। ठीक है जी, अब इसको एलसीएम लेकर के हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 35 और 40 का एलसीएम आएगा 280, और 35 से आप 280 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8, और 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 8d, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो। उसके बाद 40 से डिवाइड करोगे 280 को तो 7 आएगा, और ये बन जाएगा 7d इज इक्वल टू 1/4। अब आप यहाँ पे देखोगे एक डी बचा, सिर्फ 8d में से 7d घटाया, एक डी बचा, बटे रहेगा 280 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है जी, तो ये 280 है, और यहाँ 4 से इसको कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 70। कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि यहाँ से आपको मिला d इज इक्वल टू 70। अगर किसी को समझ नहीं आया ये पॉइंट, हमने बहुत शॉर्ट कर दिया यहाँ ला करके, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो डी का मान कितना हो 70 हुआ, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? फोर्थ। अब आप देखिए एक और अच्छा सवाल, 11 नंबर सवाल, यदि 2p माइनस 3a/p इज इक्वल टू 4 तो इसका मान क्या होगा? अब देखिए, इसके साथ हमें दो एक्सपेरिमेंट करने हैं, एक बार तो आप 4 को अंदर ले लो और दूसरी बार 4 को बाहर रखे रहने दो। तो पहले हम 4 को बाहर रखे रहने देते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं।
इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और यहाँ से हमें मिलेगा फिर 2p² माइनस 3 3 अपॉन p इज इक्वल टू 4 तो यहाँ से आप कह सकते हैं p को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो 2p² माइनस 3 इज इक्वल टू 4p। क्लियर? या आप कह सकते हो कि माइनस का 3 प्लस का 2p इज इक्वल टू 4p, 2p² इज इक्वल टू 4p। क्लियर? यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिलने वाला है आपको, ये 3 माइनस 2p² इज इक्वल टू 4p। और ये जो है हमें दिया हुआ है आपके न्यूमरेटर में, जो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके न्यूमरेटर में आप देखोगे 3 माइनस 2p² हमें दिया हुआ, मतलब हम उसको 4p से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जगह तो हम रखेंगे क्या, माइनस का 4p, और नीचे वाले को अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना देते हैं 4p² माइनस 8p माइनस 10 के रूप में। क्लियर? ओके। और आप वापस इसको देखिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको एक बार हम फिर से मॉडिफाई करेंगे और इस बार हम 4 को अंदर लेंगे और 3 को बाहर कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए इस बार हम 3 को बाहर कर देते हैं, तो ये हमें मिलेगा 2p² माइनस 4p इज इक्वल टू 3। ये दूसरा रूप हो गया इसका, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से ये जो वैल्यू है ना 2p² माइनस 4p, इसको रिप्लेस करके, यानी कि इसके बदले हम क्या लिखना चाहते हैं, 3 लिखना चाहते हैं। कहाँ पे लिखेंगे, जो हमारी पहली इक्वेशन का रूप बदला है उसमें रखेंगे हम। वो क्या रूप आया हमारे सामने, तो वो रूप आया हमारे सामने माइनस का 4p अपॉन नीचे क्या दिया था 4p² माइनस 8p माइनस 10। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप नीचे 2 कॉमन ले लो, तो अगर हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका 2p² माइनस 4p और माइनस 5, ये बचेगा ना। और ऊपर तो माइनस का 4p है ही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यह है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए अब हम लिख सकते हैं कि माइनस का 4p अपॉन, ये तो 2p है, 2p² लिखा रहने दो, सॉरी इसको आप 2 लिखा रहने दो बाहर वाले को, और इसके बदले 2p² माइनस 4p के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, अभी हमने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये 3 माइनस 5 हो गया। ठीक है, 3 माइनस 5 का मतलब क्या हो गया कि नीचे 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 भी आ गया साथ में, तो इसे ऐसे लिख दो आप। और ऊपर क्या चल रहा है, माइनस का 4p, तो यहाँ से आप कट कर सकते हो इसको या नहीं कर सकते, कर सकते हो आप, तो कट करो, 2 से आप इसको 4 को काट दो, तो यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है जी। कुल मिलाकर के ये माइनस का साइन है, नीचे माइनस का साइन, ये भी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा आपका p, और नीचे क्या बचा आपका, नीचे आपका ये 2 भी इस 2 से कट जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो आपका p बचा, साइन भी कट चुका है और बाकी सब कुछ भी कट चुका, तो p आपका आंसर है। और ऑप्शन इस ढंग से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे सवाल हैं वो 12 से 16 तक के 5 सवाल हैं और ये इस वेन डायग्राम पे बेस्ड हैं। तो इस वेन डायग्राम को आप देखो और आराम से आंसर करो। यहाँ पे कहा गया है जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो ट्रायंगल के अंदर है, और जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो इस आयत के अंदर है, और इसके अलावा जो बैडमिंटन खेल रहे हैं वो सब खिलाड़ी इस सर्कल के अंदर है। तो आप देखिए पहला सवाल कहता है आपसे 12 नंबर, क्रिकेट खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो क्रिकेट देखो कौन कौन खेलेगा, ये जो ट्रायंगल के अंदर है, 2 1 3 और 3 6, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये दूसरा। ठीक है जी, 6 आंसर मतलब खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट खेलेंगे। अगला सवाल देखते हैं कौन क्या खेलता है। अब अगले सवाल में कहता है फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। हमसे क्या पूछा गया, फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो जो आयत के अंदर है वो सब फुटबॉल खेलते हैं। कौन कौन आयत के अंदर है, देखो 7 और 1 8 और 3 11, 11 5 16 और 6 22। तो हमारा आंसर क्या होगा, 22 खिलाड़ी जो है वो वैसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर कहता है बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या, बैडमिंटन वो खेलेंगे जो सर्किल के अंदर है। तो 3 और 6 9, 9 8 17 और 4 21, कितने खिलाड़ी हो गए, 21 खिलाड़ी हो गए जो कि बैडमिंटन खेलेंगे। 21 हमें मिल रहा है ऑप्शन फोर्थ में, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे 14 का करेक्ट हो जाएगा। 15 पे चलते हैं, ऐसे छात्र जो क्रिकेट तो खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते, उनकी संख्या क्या है। क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, फुटबॉल नहीं खेलते। तो देखिए क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पे फिर बचते हैं 2, क्योंकि
बाकी एक ये खिलाड़ी और 3 ये खिलाड़ी ये तो फुटबॉल भी खेलते हैं, तो हमें सिर्फ ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो फुटबॉल नहीं खेलते। तो ऐसे खिलाड़ी सिर्फ 2 हैं जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दूसरा। उसके बाद 16वां सवाल नंबर लास्ट सवाल है ये, इस वेन डायग्राम पे बेस्ड है। ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो फुटबॉल तो खेलते हैं परंतु बैडमिंटन नहीं खेलते? ऐसे खिलाड़ी जो फुटबॉल तो खेलते हैं परंतु बैडमिंटन नहीं खेलते। तो देखिए फुटबॉल जो खेलते हैं वो सर्किल के अंदर है, और बाकी सर्किल और स्क्वायर को आप, वो सर्किल और उसको देखोगे आप आयत को, तो ऐसे खिलाड़ी 4 और 8 12 हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते। ऐसे ही पूछा गया है ना हमसे? नहीं, उल्टा पूछा, फुटबॉल तो खेलते परंतु बैडमिंटन नहीं खेलते। दोबारा देखिए इसको, फुटबॉल तो खेलते हैं बट बैडमिंटन नहीं खेलते। तो 8 और 12 ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं। फुटबॉल तो खेलते हैं ऐसे खिलाड़ी और बैडमिंटन नहीं खेलते। तो देखिए 3 और 6 9 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं बट बैडमिंटन नहीं खेलते। फुटबॉल खेलते हैं बट बैडमिंटन नहीं खेलते। होल्ड ऑन, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओवरऑल खिलाड़ी जो है हमारे जो फुटबॉल खेलते हैं वो है 7 और 1 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 6 22 हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन उनमें से 6 ऐसे हैं, 6 और 3 9 9 ऐसे हैं जो बैडमिंटन भी खेलते हैं। हमें ऐसे खिलाड़ी बताने हैं जो फुटबॉल खेलते हैं बैडमिंटन नहीं खेलते। तो 7 1 8 और 5 13 है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? 16वें का, 16वें का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा चौथा 13। ठीक है जी। अब 17 नंबर सवाल देखिए, व्यक्ति किसी यात्रा को 6 घंटे में पूर्ण करता है। उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी को आधी और बची 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? अब देखो कुल दूरी है हमारे पास d प्लस डी यानी कि 2d, ये हमारी कुल दूरी है। लेकिन आधी दूरी उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है, तो कितना समय लिया होगा? दूरी बटे चाल, चाल का मतलब 60, ये समय हमें उसने लिया। दूसरी बार फिर से उसने आधी दूरी वाली जो है बाद वाली ये तय की है कितनी समय, कितने स्पीड से? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो डी अपॉन 90 कह सकते हो आप इसको। कुल मिलाकर ये भी एक समय है और ये भी एक समय है। ये अगर T1 है तो ये T2 है और ये 6 घंटे हैं, तो 6 घंटे लिख सकते हैं हम इसके बदले, क्योंकि इन दोनों को बराबर 6 लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 और 90 का, तो 180 एलसीएम हो जाएगा आपका। 180 अगर एलसीएम हो गया 180, तो आप 60 को इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3। तो 3D यहाँ से मिलेगा आपको, 3D। 3D के बाद और क्या मिला? यहाँ से क्या मिला? प्लस के बाद 2D बराबर 6। तो आप कह सकते हो ये कि 5D अपॉन 180 इज इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ से D का मान आप निकाल लोगे, 5 से आप काट दो 180 को, तो ये मिलेगा 36। तो D का मान कितना हो जाएगा? D इज इक्वल टू 36 इंटू 6, 36 छक्का 216। लेकिन ये सिर्फ D है, दूरी कुल मिला कितनी है? 2D। तो 216 इंटू 2 432 आपका आंसर होगा। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? फोर्थ। ओके, अब बाकी के सवाल हम देखेंगे दूसरे वीडियो में और उसे भी और ज़्यादा डिटेल बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।